विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने तटस्थ वक्र का अर्थ, तटस्थ मानचित्र और तटस्थ वक्र कैसे बनाया जाता है और तटस्थ वक्र की क्या क्या मान्यताएं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में। अमूमन हर दूसरे साल ये प्रश्न पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र की विशेषताओं को समझाइए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तटस्थ वक्र से संबंधित या क्रमवाचक उपयोगिता से संबंधित। तो तटस्थ वक्र की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है कि ये नीचे दाईं और नीचे की तरफ झुकते हुए होते हैं। तटस्थ वक्र के दाईं और नीचे की तरफ झुकने का कारण यह है कि यदि उपभोक्ता के लिए एक वस्तु की मात्रा कम की जाती है तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा हमें देनी ही होगी। तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र का प्रत्येक अगला बिंदु पहले से नीचा और दाहिनी तरफ ही आएगा। हमने जो पुराना जो चित्र लिया था वही चित्र मैं यहाँ वापस ले रहा हूँ, और इस चित्र से हमें पता चल जाएगा कि ए बी सी डी ई और एफ बिंदुओं की स्थिति अगर हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है। इसमें हमने ये मान लिया है कि उपभोक्ता के पास दोनों वस्तुओं में से कोई भी वस्तु इतनी अधिक नहीं है कि उसे पूर्ण तृप्ति हो चुकी है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु की पूर्ण तृप्ति के बिंदु के बाद की कुछ इकाइयों को किसी दूसरी वस्तु के बदले में देता है तब उसे हानि नहीं होने की स्थिति में दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयाँ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन यदि हम कल्पना करें कि एक उपभोक्ता x की 5 इकाई से पूर्णतः तृप्त हो जाता है और उसके पास x की 7 इकाइयाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में x की 2 फालतू इकाइयों का त्याग करने में उसे कोई कष्ट नहीं होगा और उसके लिए उसे y की इकाइयाँ देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि उपभोक्ता y की 20 इकाइयों से तृप्त हो जाता है और यदि उसके पास y की 30 इकाइयाँ हैं, तो अगर उससे y की 10 फालतू इकाइयाँ के बदले में x की कुछ मात्राएं देने का जो है दी जाए तो भी वो नहीं लेगा। तो इस प्रकार का भी प्रश्न नहीं होता है। तो यहाँ तक कि धनवानों की जो मनोदशा होती है वो भी पूर्ण तृप्ति की न होकर वस्तु की अधिक मात्रा को लेने की बनी रहती है। इसलिए वस्तु स्थिति यह है कि एक उपभोक्ता के 2 वस्तुओं के किसी भी संयोग में से एक वस्तु की मात्रा कुछ कम कर देने से वह हानि महसूस करने लगता है और उसे समान संतुष्टि प्रदान करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा देनी ही होती है, जिससे तटस्थ वक्र का जो अगला बिंदु है वो दाईं और नीचे की तरफ ही आएगा और इसीलिए तटस्थ वक्र नीचे दाईं तरफ झुकते हुए होते हैं। अब हम जैसे ये तो नीचे दाईं तरफ झुकते हुए का हो गया, अगर हम अलग अलग तटस्थ वक्र की स्थिति लें तो हमें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने ये लिए हैं, तो चित्र अ को आप देखें कि एक तटस्थ वक्र क्या क्षैतिज हो सकता है? अगर वो क्षैतिज होगा तो उसका अर्थ ये होगा कि y की समान मात्रा और x की कम व ज़्यादा मात्राओं के साथ उसे समान संतोष मिल रहा है कि ये a बिंदु पर है तब भी y की मात्रा उतनी ही ले रहा है क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है, और जब वो b बिंदु पर है तब x की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन y की मात्रा स्थिर रह रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वस्तु की मात्रा को स्थिर रख करके जब हम y वस्तु की मात्रा को स्थिर रख करके और x की वस्तु की मात्रा में वृद्धि करें तो उसका संतुष्टि का स्तर न बढ़े, क्योंकि हमने पूर्व में भी जो देखा है उसमें लिखा है कि वास्तव में अगर वस्तु समूह बड़ा है तो वो छोटे वस्तु समूह से ज़्यादा संतुष्टि देने वाला होता है। तो और ऐसी स्थिति तभी आ सकेगी कि जब उपभोक्ता जो है x वस्तु से तृप्त हो जाए और इस तृप्ति के बाद x की अतिरिक्त इकाइयाँ मिलने पर उसे कोई अनुपयोगिता न मिले। यदि एक तटस्थ वक्र जैसा कि आम में बताया गया है ऐसा लंबवत हो तो उसका अर्थ ये होगा कि x वस्तु की तो समान मात्रा ली जा रही है और y वस्तु की कम और ज़्यादा मात्रा देने से भी उसे समान संतुष्टि मिल रही है ना। ये स्थिति भी तभी आ सकती है कि जब उपभोक्ता y वस्तु से पूर्णतः तृप्त हो गया हो और तृप्ति के बाद उसे y की हम अतिरिक्त इकाइयाँ भी दें तो उसे कोई अनुपयोगिता नहीं मिलेगी। इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि उपभोक्ता के संतोष को बराबर रखने के लिए यदि उसे एक वस्तु की कुछ इकाइयाँ छोड़ने के लिए कहते हैं
तो इस कमी को पूरा करने के लिए उसे दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयां देनी होगी। इसी वजह से एक तटस्थ वक्र नीचे दाईं तरफ झुकता हुआ होता है। तटस्थ वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका अर्थ होगा कि x और y दोनों की बढ़ती इकाइयों से उसे उतना ही संतोष मिल रहा है जितना पहले की कम इकाइयों से मिल रहा था, और ऐसा व्यवहार में नहीं हो सकता। जब दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा मिलेगी तो निश्चित रूप से उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ना चाहिए। तो जब तटस्थ वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ भी नहीं हो सकता, क्षैतिज भी नहीं हो सकता और लंबवत भी नहीं हो सकता, तब एक ही विकल्प बचता है उसके नीचे दाहिनी तरफ झुकने का। तो इसलिए संभवतः या व्यवहार में तटस्थ वक्र हमेशा ही नीचे दाहिनी तरफ झुकता हुआ ही होता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता हम लेते हैं कि ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है ना। दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है MRS/XY यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? और ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है ये हमेशा घटती हुई होती है। ये हमेशा याद रखना है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा ही घटती हुई होती है। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y की वे मात्राएं होती है जो x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है, ताकि कुल संतोष का जो स्तर है वो समान रखा जा सके। प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के किसी भी बिंदु पर उसके ऋणात्मक ढाल के द्वारा प्राप्त होती है। यह एक ही तटस्थ वक्र पर होने वाली गतिशीलताओं से परिभाषित होती है। यानी एक ही तटस्थ वक्र पर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तभी ये परिभाषित होगी। ये कभी भी अलग अलग वक्रों के बीच के गतिशीलताओं को परिभाषित नहीं करती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि MRS/XY जो है वो एक ही तटस्थ वक्र को परिभाषित करती है, और इस प्रकार से y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर, या जिसे हम शॉर्ट में MRS/XY कहते हैं, y की वह मात्रा होती है जिसे एक उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए देने को तैयार हो जाता है। अब इससे पूर्व के वीडियो में मैंने एक सारणी ली थी, उस सारणी को आप याद कीजिए, है ना। उस सारणी में हमने देखा था कि उपभोक्ता के पास प्रारंभ में 1 इकाई x होती है और 60 इकाई y होती है ना। तो y की उसके पास शुरू में अधिक इकाइयाँ होने से x की जब हम उसे एक अतिरिक्त इकाई देते हैं तो वो y की 6 इकाई छोड़ता है। जैसे ही उसे हम x की दूसरी इकाई पर लाते हैं तो y की इकाई 60 से 54 हो जाती है, यानी 6 इकाई वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। फिर दूसरी से जैसे ही हम एक और इकाई उसको x की देते हैं तो वो y की उसके पास 49 इकाई हो जाती है, यानी अब वो 5 इकाई त्यागने को तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से जब हम अंत में x की जब हम उसको 6ठी इकाई देते हैं f बिंदु पर तो y की मात्रा 40 हो जाती है। तो और उससे पूर्व जो y की मात्रा 42 थी, यानी 2 इकाई का ही वो त्याग करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभ में a बिंदु से लेकर के और f बिंदु तक जो एक एक x लेने के लिए जो वो y की मात्रा छोड़ता है वो घटती जाती है। पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो इस प्रकार से यही MRS/XY कहलाती है, यानी MRS/XY घटती हुई होती है और ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जो x की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए वो y की मात्रा को छोड़ता है। इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता के पास तटस्थ वक्र के a बिंदु पर x की a1 मात्रा है तथा y की a1 मात्रा है तथा x की a1 मात्रा है। ये देखिए मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये तो मात्रा है उसके पास y की और ये मात्रा है उसके पास x की। तो x की मात्रा है OA1 और y की मात्रा है AA1। शुरू में वह x की A1B1 मात्रा, जिसको हम एक इकाई मान सकते हैं ना, ये वाली मात्रा A1B1 एक इकाई मात्रा के लिए y की EF मात्रा, y की इतनी मात्रा वो छोड़ने को तैयार हो जाता है, E से लेकर के F तक मात्रा। ऐसा करके वह
वक्र के बी बिंदु पर आ जाता है। उसके बाद x की एक और मात्रा बी सी, पुनः इसको हम एक इकाई मानेंगे ना, एक इकाई के बराबर है, यानी ओ A1 इजिकल टू A1 B1 इजिकल टू B1 C1। तो पुनः एक इकाई मात्रा प्राप्त करने के लिए अब वो y की कितनी मात्रा छोड़ेगा, इस DE के बराबर, इस क्षेत्र के बराबर, और वो C बिंदु पर आ जाता है ना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है हमें कि जो DE की मात्रा है वो EF मात्रा से कम है, यानी पहले उसने मात्रा ज्यादा त्यागी, फिर दूसरी और इकाई ली तो उसने मात्रा कम त्यागी। तो यह y के लिए x के प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को सूचित करती है। वक्र के जब हम G और H बिंदुओं पर देखते हैं तो यही प्रवृत्ति आगे चालू रहेगी। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होती तो तटस्थ वक्र एक सरल रेखा के रूप में होता है ना, यानी एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई होती। यह स्थिति जो है अलग अलग वस्तुओं में भी अलग अलग पाई जा सकती है। जैसे अगर हम देखें कि पूरक वस्तुओं में या स्थानापन्न वस्तुओं में, तो वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें यही समझना पर्याप्त है कि ये मूल बिंदु के उन्नत दर इसलिए होता है कि MRS/XY घटती हुई होती है। और MRS/XY क्या होती है कि y वस्तु के लिए x वस्तु के प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी y की वे मात्राएं जो x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम तीसरी विशेषता कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। तटस्थ वक्रों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। वो एक दूसरे के काफी समीप रह सकते हैं, लेकिन नदी के दो किनारों की भांति कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, है ना। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक रेखा चित्र में मान लेते हैं कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो इससे क्या परिणाम आएंगे। इससे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ए बिंदु पर तटस्थ वक्र सेकंड है ना, होने पर तटस्थ वक्र फर्स्ट के बिंदु से अधिक संतोष का सूचक है, क्योंकि तटस्थ वक्र मानचित्र में हमने देखा है कि प्रत्येक ऊपर वाला तटस्थ वक्र नीचे वाले तटस्थ वक्र से अधिक संतुष्टि का सूचक होता है। और चूंकि अब ए बिंदु तटस्थ वक्र पर सेकंड पर है, तो इसलिए बी की तुलना में ज्यादा संतुष्टि का सूचक है। लेकिन सी बिंदु दोनों वक्रों के कटान बिंदु पर पड़ता है, जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए तटस्थ वक्र फर्स्ट पर बिंदु बी व सी दोनों ही समान संतुष्टि के सूचक हैं, क्योंकि तटस्थ वक्र की परिभाषा यही कहती है कि एक तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और तटस्थ वक्र सेकंड पर भी ए और सी दोनों हैं, तो इसलिए ये भी दोनों समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ए और बिंदु जो परिभाषा की दृष्टि से तो अलग है, यानी ऊपर वाला तटस्थ वक्र है ए, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा संतुष्टि का सूचक होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही बिंदु सी के माध्यम से समान संतुष्टि प्रदान करने वाले बन जाते हैं। ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। अतः दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। एक ऊंचा तटस्थ वक्र अपने से नीचे वाले तटस्थ वक्र से प्रत्येक बिंदु पर ऊंचा होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा ही समान होगी, है ना। दोनों के बीच की दूरी परस्पर समान होना आवश्यक नहीं है। इनके बीच की दूरी कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि तटस्थ वक्र दाईं तरफ नीचे की तरफ झुकते हुए होते हैं, ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, और दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर वस्तुएं पूरक और स्थानापन्न है तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र किस प्रकार से होंगे। इस रेखा चित्र में दो दिए हुए हैं, अ और ब। अ बिंदु पूरक वस्तुओं के तटस्थ वक्र को बताता है, जबकि आ बिंदु जो है वो स्थानापन्न वस्तुओं के तटस्थ वक्र को बताता है। ए में देखिए, ए से बी तक एक्स और वाई का प्रतिस्थापन होता है, लेकिन ए बिंदु से ऊपर उपभोक्ता के लिए वाई वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां व्यर्थ हो जाती है।
और बी बिंदु से आगे एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां व्यर्थ हो जाती है। इसलिए ए बिंदु से परे वाई अतिरिक्त इकाइयों के व्यर्थ रहने से उपभोक्ता के लिए तटस्थ वक्र पूर्णतया लंबवत बन जाता है। इसी प्रकार बी बिंदु से आगे एक्स की अतिरिक्त इकाइयों के व्यर्थ रहने से उपभोक्ता का तटस्थ वक्र पूर्णतया क्षैतिज हो जाता है। पूरक वस्तुएं प्राय स्थिर अनुपातों में ही प्रयुक्त होती है, इसलिए ए व बी सीमाओं से परे वक्र का वही रूप होगा जैसा कि इस चित्र में हमने दिखलाया है। अब अगर हम नेक्स्ट पर आए, है ना, ये जो स्थिति है ये लगभग पूर्ण पूरकता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण रूप से पूरक हो, है ना, तो उनका जो तटस्थ वक्र होगा वो तटस्थ वक्र इस प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं होकर के वो एल आकृति का होगा। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर वो x की इतनी मात्रा और y की इतनी मात्रा। अब अगर उसे x की इतनी मात्रा लेनी है तो उसे y की भी इतनी मात्रा बढ़ानी होगी। तो अगर पूर्ण पूरक वस्तु है तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र एल आकृति का हो जाता है। अब चित्र आ को देखिए, इसमें आई यानी इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र, एक सरल रेखा के रूप में दर्शाया गया है। ये पूर्ण प्रतिस्थापन पदार्थों की स्थिति को बताता है। मान लें कि यहाँ हमने माना है कि बिस्कुट की दो किस्में हैं जिसमें पूर्ण स्थानापन्नता पाई जाती है, जैसे पार्ले जी और हम ले सकते हैं ब्रिटानिया, या सनफीस्ट और ब्रिटानिया ले सकते हैं। कोई भी दो एक जैसी जो है बिस्किट्स ले सकते हैं जिनकी किस्म एक जैसी हो। इसमें एक के बदले एक बिस्कुट प्रयुक्त हो सकता है। एक 100 आलपिन की हरे रंग की डिब्बी उन्हीं 100 आलपिनों की एक लाल रंग की डिब्बी की पूर्ण स्थानापन्न मानी जा सकती है, क्योंकि सिर्फ रंग अलग है। बशर्ते उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि उपभोक्ता को विशेष रंग पसंद नहीं होना चाहिए। तो अतः जब दो वस्तुएं एक दूसरे की जितनी कम स्थानापन्न होगी, वक्र की उन्नतोदरता उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत दो वस्तुएं जितनी ज्यादा एक दूसरे की स्थानापन्न होंगी, तटस्थ वक्र रेखा उतनी ही कम उन्नतोदर होगी। दोनों वस्तुओं के पूर्ण स्थानापन्न होने पर तटस्थ वक्र एक सरल रेखा का रूप धारण कर लेता है, जैसा कि रेखा चित्र आ में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने तटस्थ वक्र की विशेषताओं का अध्ययन किया, और मैंने पूर्व में भी ये बताया है कि ये जो प्रश्न है तटस्थ वक्र की विशेषताओं का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये लगभग हर दूसरे साल या हर साल छोटे या बड़े प्रश्न के रूप में जरूर पूछा जाता है।